Hello friends, welcome to Chemistry Art. Myself Bhai Kumar Patel. So friends, in last video we already discussed about the solution and types of the solution. कि भाई कौन कौन से बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सॉल्यूशन के, जिसमें हमने देखा था कि भाई अगर सॉल्यूशन का स्टेट जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस है तो उसके बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया था, और उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने बात की थी। ओके, सो अब जो टॉपिक है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। ओके, और उसका जो टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। भाई ये सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी तो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ओके, सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हम जो सॉल्वेंट की अमाउंट लेते हैं वो 100 ग्राम ले लेते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, टेम्परेचर। ओके, एट द गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात करें तो आपके पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, एट गिवन टेम्परेचर इज टर्म एज अ सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? चेंज होती है। ओके, सो समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी क्या है। ओके, और एक बात बता रहा हूं लास्ट टाइम कि मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा आप कितने अमाउंट सॉल्यूट के डिसॉल्व कर सकते हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको उसकी क्या बोलेंगे हम? उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ओके, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक 100 ml वाटर है बीकर में, ओके, ये जो वाटर है 100 ml है, उस 100 ml वाटर के अंदर अगर आप सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो तो 100 ml वाटर पर सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, बट एट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा है? 100 ml वाटर का मतलब हो जाएगा वो 100 ग्राम वाटर है। ठीक है, 100 ग्राम ही होगा, वाटर की डेंसिटी 1 होती है इसलिए उतना ही होगा। तो अगर 100 ग्राम वाटर में 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल कि भाई आपका सॉल्ट है वो कितना डिसॉल्व हुआ? 5 ग्राम सॉल्ट। ओके, कितना सॉल्ट डिसॉल्व हुआ? 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। लेकिन 5 ग्राम से अगर ज्यादा डिसॉल्व कर रहे हो तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एट अ गिवन टेम्परेचर, 30 डिग्री पर 5 ग्राम ही कर सकोगे। हाँ, लेकिन अगर आपने 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये 5 की जगह पर सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर अफेक्ट करता है। ओके, तो ये सब हम देखेंगे, बट उससे पहले सॉल्युबिलिटी की जब बात करें तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बात की थी। ओके, तो अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब हमारे पास है क्या? सॉलिड सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल यही सॉल्ट वाला एग्जांपल हम ले लेंगे, क्योंकि सॉल्ट जो है वो कौन सा फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, सो सॉलिड सॉल्यूट जब किसके अंदर? लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तब की बात। तो ये हमारे पास वाटर हो गया, जो कि क्या है? हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, और जो सॉल्ट है वो क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, कि भाई आपका सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। और जब नेचर की बात आए तब हमें यहाँ पर एक ही चीज माइंड में याद रखनी है, कौन सा? कि भाई अगर आपके पास पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा। ओके, पोलर सॉल्वेंट तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर,
वाटर क्या होता है, पोलर होता है। कैसे सर बताओ कैसे? ओके बता देते हैं। वाटर में क्या होता है H2O, ठीक, सपोज दिस इज ऑक्सीजन, दिस टू एटम्स आर हाइड्रोजन, ये पूरा मोलिक्यूल हो गया। और इस मोलिक्यूल के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पार्ट जो होगा क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, मीन्स पूरा नहीं होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाते हैं, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा प्लस लिखते हैं। तो ये पूरा मोलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, पोलर हो गया, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज, दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज। तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। पोलर सॉल्यूट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट लिया, सपोज कि मैंने NaCl ले लिया। अब NaCl अगर लिया है तो NaCl में आपको पता होना चाहिए कि Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सॉल्वेंट के अंदर भी प्लस माइनस चार्ज है, ओके, और यहाँ पर भी प्लस माइनस है सॉलिड में। तो Cl जो है नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव साइड पर, और जो Na प्लस है वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव साइड पर। ओके, सो पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपके पास नॉन पोलर है तो नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉलिड में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन के अंदर उसके जैसा ही कोई नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। बेंजीन के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है। ओके, आपको पता होगा कि ऑयल के अंदर दूसरा ऑयल मिक्स हो सकता है, पेट्रोल के अंदर केरोसिन मिक्स हो सकता है। क्यों पेट्रोल के अंदर केरोसिन मिक्स हो, क्योंकि दोनों नॉन पोलर है। जबकि पेट्रोल के अंदर अगर पानी मिक्स करोगे तो डिसॉल्व नहीं, मिक्स नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है वो पोलर है और पेट्रोल केरोसिन क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई नेचर अफेक्ट करता है। अगर दोनों का नेचर सेम है, पोलर पोलर, तो डिसॉल्व हो जाएगा इजीली। ओके, और अगर नॉन पोलर है तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, नॉन पोलर का एग्जांपल मैंने आपको फॉर एग्जांपल कि कोई भी नॉन पोलर जैसे कि नेफ्थलीन बॉल सॉलिड हो गया तो वो बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और दूसरा जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, वो है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है, हमने यहाँ पर अभी बात की कि अगर कोई एक फिक्स टेम्परेचर रखते हो तो उसके ऊपर उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है या फिर कम होती है। तो यही हमें देखना है कि भाई टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक और दूसरा जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है, सी क्या है, और ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ओके, तो सपोज कि दो सॉल्यूशन ले लिए मैंने। ओके, यहाँ पर सपोज कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट देनी पड़ती है। ओके, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, कोई हीट वो इवॉल्व कर रहा है। ओके, और अब हम बात कर रहे हैं कि जब अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर रहा हूं तो उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है या फिर उसको हीट चाहिए। तो अगर हीट चाहिए तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। उसका मतलब है कि उसकी जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो 0 से ज्यादा है। ओके, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा सॉल्यूशन एंथैल्पी इज लेस देन 0, मतलब कि यहाँ पर हीट चाहिए नहीं, वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, तो ये दो टाइप की रिएक्शन हो गया। अब डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट मीन्स जनरली हम NaCl ले लेते हैं, NaCl की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन की। ओके, क्योंकि आपने सॉल्ट ले रखा है, या तो फिर शुगर ले लो, शुगर लोगे तो भी वही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं
तो NaOH इन वाटर, ओके, NaOH इन वाटर। तो इसमें क्या होता है, जब NaOH को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन का टेम्परेचर सडनली क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। उसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, हीट को बाहर फेंक रहा है, इवॉल्व कर रहा है। ओके, तो उसको हीट चाहिए नहीं, वो ऑलरेडी बाहर फेंक रहा है, इसको हीट नहीं चाहिए। आप इसमें हीट कम कर सकते हो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो इस केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है टेम्परेचर। सॉल्यूशन कौन सा रिएक्शन दे रहा है, मतलब कि कौन सा टाइप है ना, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। तो एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, और एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, और लास्ट वाला फैक्टर जो होता है प्रेशर। अब प्रेशर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेशर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बात किस चीज की कर रहे हैं, तो भाई सॉलिड की बात कर रहे हैं। ओके, तो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, प्रेशर कोई मायने नहीं रखता है। तो प्रेशर बढ़ाने से या कम करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। आगे बात समझ में। तो ये 3 फैक्टर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेल्टा एच जब ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी या कम होगी, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। ओके, तो ये याद रखना जरूरी है। तो ये सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक जो है हमारा अभी कंप्लीट होता है। कौन से केस में, अगर आपके पास सॉलिड सॉल्यूट है तो। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें हम लेंगे गैसियस सॉल्यूशन। ओके, गैसियस सॉल्यूशन नहीं, गैसियस सॉल्यूट। ओके, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। उसके अंदर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिपीट कर लेना, नोट्स बना लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गैस सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, थैंक यू।